देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 9 से। सवाल नंबर 9 से शुरू करने के बाद अगर मैं आपसे बात करूं, पहला क्वेश्चन कह रहा है गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किस बात पर गणित शिक्षक को ध्यान नहीं देना चाहिए? जरा ये क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में बताना है कि कौन सा सही होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, तो व्यवहारिक जीवन से जोड़कर ये पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये पॉजिटिव है। अगर व्यवहारिक जीवन से ही गणित को जोड़ा जाए, किसके अनुसार, किसने कहा था? आप किस पे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो आपकी 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसमें कहा गया कि गणित को किससे जोड़ दिया जाए? व्यवहारिक जीवन से जोड़ दिया जाए। आगे क्या कह रहा है? मानसिक शक्तियों का विकास होगा। बात यह भी सही है, यह भी पॉजिटिव वर्ड है, मानसिक शक्तियों का विकास होगा। गणित में अगर गणित आपको आ रही तो तर्क करने की क्षमता आपकी बढ़ती है, और आपको गणित में तर्क करने की क्षमता जब बढ़ती है तो मैं आपको बता दूं कि आपके अगर गणित लगाने की तर्क करने की क्षमता आपकी ज्यादा विकसित होगी, तो और अन्य विषय में भी आप पारंगतता प्राप्त करेंगे। क्यों प्राप्त करेंगे पारंगत? कारण यही होता कि तर्क करने का, जब चारों विकल्प को आप कंप्रोमाइज करते हैं, चारों विकल्प के बारे में जानते हैं, तब आपके लिए यह समस्या जब उत्पन्न होती है तो उससे निजात पाने के लिए गणित आपको जरूरी होना चाहिए, जिससे आपके आईक्यू लेवल और तर्क शक्ति बढ़ती है। यह भी पॉजिटिव वर्ड है, यह भी पॉजिटिव वर्ड। किस बात का ध्यान नहीं देना चाहिए? जातीय प्रतिष्ठा का उपाय। आपको जातीय प्रतिष्ठा का क्या हो? उपाय। आपको क्या कह रहा है? और इसके बाद अंतिम वाला, ये जो अध्यापक को सबसे ज्यादा परेशान करता, क्या? कि आनंद की प्राप्ति ना हो। भैया गणित है तो उसमें आनंद की प्राप्ति कहां से होगी? अब आपको उस पर ध्यान नहीं देना कि लड़का खुश हुआ कि ना, वो तो हिंदी वाले सर जी का काम है ना, कि आनंद की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है रोज। यहाँ तो हमको अगर ढेर का आनंद लेना शुरू कर देंगे तो गणितीय गड़बड़ा जाएगी हम लोग की। देखिए, अगर इतनी बातें समझ में आ गई हो तो इसमें कौन सा होगा? आपका चौथा वाला विकल्प। अब देखते हैं 9वें के बाद 10वें पे आते हैं। 10वां सवाल, 10वां क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। देखिए, आपकी बात हो रही है, क्या कह रहा है थोड़ा सा समझिएगा। ये 10वां क्वेश्चन छोटा हो गया होगा तो देख लीजिए। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। यह आपको सीटेट जनवरी 2012 का क्वेश्चन, अपग्रेडेड सीट लाया हूं एकदम से, आपको उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। जो इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड गणित की मैथमेटिक्स और प्रकृति, जिसकी आपकी बात होगी, आपका जिसके बारे में आप जानते हैं गणित की प्रकृति या मैथमेटिक्स, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा हूं, आपको ये जान लीजिए। तो क्या कह रहा है आपको? श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल कराना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम होते, अनेक बार विद्यार्थी को मौखिक रूप से स्पष्ट कराना। अगला, विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न अंश शेष है। वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकरण करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। तो कौन सा सही होगा बताइए आपका? आप देखिए, जैसे ये सब अगर विकल्प के हिसाब से देखा जाए तो कुछ चीजें क्लिष्ट शब्द मिल रहे हैं, कठिन शब्द मिल रहे हैं। क्या कहा गया? अनेक श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल कराना। तो ये कहां बोझ मुक्त शिक्षा की व्याख्या कर रहा है? ये तो बोझ मुक्त शिक्षा की व्याख्या नहीं कर रहा, अर्थात ऐसी शिक्षा हो कि बोझ मुक्त हो। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर जिसको हम कहते हैं क्या, अगर बोझ मुक्त शिक्षा होनी आवश्यक है, अर्थात बिना बर्डन के,
एजुकेशन विदाउट बर्डन अर्थात बिना बोझ के शिक्षा, तो बोझ मुक्त शिक्षा की व्याख्या तो करता नहीं। अनेक बार विद्यार्थी को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, बार बार किसी चीज को मौखिक रूप से बताना नहीं। विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्न के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है। छोटे कक्षा 4 के बच्चे को इतना कठिन चीज बता पाएंगे? उसको तो छोटे बच्चे को आप क्या करेंगे, देखिए विकल्प के अनुसार छोटे बच्चे को आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि जो छोटा बच्चा होता है उसको हम कोई भी चीज दिखा कर करना चाहिए, मूर्त चिंतन कराएं, अमूर्त नहीं। भले गणित अमूर्त है लेकिन कक्षा 5 तक आपकी एनईपी या व्याख्या कराती है कि यह आपको कि नहीं इसका हमें क्या होना चाहिए, कोई भी चीज देखकर, मतलब उसका हम विजुअली देखकर उसका ज्यादा ज्यादा सामाजिक जीवन से जोड़कर आपको अगर अध्ययन कराया जाए तो गणित आसान हो जाएगी। तो इसमें क्या बताएगा, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों के समूहीकरण करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या में जो समूह में नहीं है वह विभाजक से कम, मतलब जो समूह में नहीं है वो विभाजक से कम, उससे ऊपर होगा तो उसमें जाएगा और कम है अर्थात क्या कह रहा है, वस्तुओं को विभाजक के गुणजों के रूप में समूहीकरण करना और प्रदर्शित करना मतलब दिखाना वस्तुओं की संख्या समूह में नहीं है जो विभाजक से कम। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका चौथा। चलिए सवाल नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा, थोड़े से बड़े बड़े सवाल आएंगे, थियोरेटिकल है, बड़े बड़े सवाल भी आएंगे। तो क्या कह रहा, कक्षा 4 में बिंदुओं और रेखा पर ज्यामिति पाठ पढ़ाने के लिए आकलन निर्देश होंगे। कक्षा 4 में बिंदुओं और रेखा पर ज्यामिति पाठ पढ़ाने के लिए आकलन निर्देश होंगे। क्या होंगे, देखिए बिंदु को पढ़ाना है और किसको पढ़ाना है, रेखा पर ज्यामिति पाठ यानी कि ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए। ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए क्या करना होगा आपको, तो यहां पर आपकी बात होगी परिशुद्ध रूप से सेंटीमीटर और इंच में रेखा खंडों को माप सकता है और रेखा खंड के अंत बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। अगर आपकी बात की जाए परिशुद्ध रूप से, शुद्धता के साथ पूरा, ठीक है ये बात। रेखा किरण और रेखा खंड में अंतर स्पष्ट कर सकता है, ये आप जानते होंगे कौन सा सिद्धांत है, वेन हीले का नाम सुने होंगे। पहला कौन सा होता है, चाक्षुषीकरण, ठीक। दूसरा का कौन सा होता है, विश्लेषण। दूसरा का क्या होता है, विश्लेषण। तो बच्चा कक्षा 4 का अगर बात की जाए तो किसमें होगा, विश्लेषण ही कर पाएगा। समझ में आ रही बात नहीं? तो यहां पर आपका क्या कह रहा है, तो रेखा किरण और रेखा खंड में अंतर कर सकता है। समझ में आ रही बात, एनालिसिस कर पाएगा और उन्हें परिभाषित कर सकता। अगर आपको नहीं पता हो तो पीछे भी मैं पढ़ा चुका हूं और पिछली बार के उसमें मैंने आपको पढ़ाया वेन हीले का सिद्धांत। अगर वह नहीं समझ में आएगा तो एक बार पुनः पढ़ा दूंगा वेन हीले का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, दूसरा नजर आ रहा अभी तक मजबूती में। तीसरा देखिए, रेखा और रेखा खंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखा खंड खींच सकता। परिशुद्ध रूप से, भाई गलतियां स्वाभाविक है, परिशुद्ध रूप से एकदम ठीक ठीक नहीं कर सकता, ठीक। आगे आपको क्या कह रहा, यहां थोड़ा सी ये गड़बड़ हो रहा, सेंटीमीटर और इंच में रेखा को परिशुद्ध रूप से, शुद्धता एकदम शुद्धता की बात कर रहा है। तो अभी तो कक्षा 4 में है बच्चा, कुछ ना कुछ क्या करेगा, गलतियां करेगा, ठीक है। तो कौन सा सही नजर आ रहा है, दूसरा। रेखा किरण और रेखा खंड अंतर कर सकता और उन्हें परिभाषित कर सकता, ठीक है। ये क्या था, इंच में आपको किसकी बात कर रहा है, रेखा बिंदु और रेखा ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। चलिए अगर ये 11 नंबर सवाल हो गया तो मैं आपको सवाल नंबर 12 पे लेके चलता हूं।
देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3, 5 + 3 बराबर क्या होगा? 5 3 8 होगा, लेकिन इस पे अगर बात की जाए तो थोड़ा से देख लिया जाए। देखिए ठीक, इस सीमित उत्तर प्रश्न के आपका तदनुरूपी मुक्त उत्तर होंगे। मुक्त का मतलब खुले सिरे वाले प्रश्न। कितना होगा? 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। दूसर का 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो? कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 8 हो। इसमें 5 और 3 का योग क्या होगा? मुक्त वाला बताना है आपको, बताइएगा मुक्त वाला इसमें कौन सा होगा, थोड़ा सा बता दीजिए कौन सा होगा। देखिए सीमित उत्तर प्रश्न वाले आपको सीमित होना चाहिए, ये भी तो बताइए। देखिए आपको यह भी कह रहा है सीमित होना चाहिए, सीमित भी होना चाहिए और मुक्त भी होना चाहिए। क्या कह रहा? 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। अरे तो उसमें प्रश्न में भी तो 5 और 3 का योग बात किया है। इसमें क्या होगा? 5 में क्या जोड़ा जाए? आपको एकदम स्वतंत्र छोड़ दिया गया भैया कि 5 में क्या जोड़ा जाए कि 8 प्राप्त हो जाए। मतलब ये आपको देखिए 5 + 3 दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया? 8 आएगा ही। उन्होंने तय क्या दिया? कह रहा 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो। तो 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए? 3 जोड़ा जाना चाहिए। तो कौन सा विकल्प सही नजर आ रहा है? दूसरा वाला। थोड़े से कठिन कठिन सवाल है, देखिए 2014 में पूछा है। ठीक, अगर मैं इसकी बात कर लिया हूं तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसका बताइए 13 नंबर का क्या होगा? सुनिए आपको कह रहा मानसिक संबंधी, आपका मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। क्या अवसर उपलब्ध कराती? जरा देखिए, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं का परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। कोशिश बोलिए तो क्या? प्रयास। जब प्रयास कर रहा है तो बात सही है। ठीक है, जितना तेज आपकी गणित हो जाएगी, जैसे अभी मैं आपसे कह दूं कि हमको 33 सही 1/3 लिखना है, यानी कि जहां 100/3 मिलेगा वहां तर से आप ये मार के चले आए। समझ में आ रही बात की नहीं? अगर मैं कह दूंगा आपका, जैसे मैं कह दूंगा दिया आपको कि 20/100 लिखना है, तो आप 20 एक 20 20 25 100 1/5 लिख देते। यही तरीका नहीं होता शॉर्टकट निकालने का। तो ये वो भी प्रयास करेगा जब मानसिक गणित उसकी मजबूत हो जाएगी। अभी तो ये पॉजिटिव शब्द लग रहे हैं। पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता तो नेगेटिव पॉइंट है, कभी कोई निपुण नहीं हो सकता। अब उसके बाद कलन विधि, एल्गोरिथम, यह भी क्या है? नेगेटिव पॉइंट है। परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन और परीक्षाओं, ये दोनों कौन से हैं? नेगेटिव पॉइंट। परीक्षाओं और निष्पादन नेगेटिव पॉइंट है। मैं आपको पढ़ाया हूं 6-7 मिनट में कुल टैग वर्ड पढ़ाया हूं। अगर उसको आप एक बार जाके देख के और एक नोट्स में लिख लीजिए, और जब आपको ये बड़ा हेल्पफुल करेगा इन सबको पढ़ाने के लिए। टैग वर्ड सीटेट के लिए, ठीक है? सीटेट की मैथ की मेरी वो पूरा एकदम बना हुआ ना कि एक प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा पढ़ाया हूं। लेकिन अब इसको पुनः से अपग्रेडेड पढ़ा रहा हूं, तो उसमें आपको मैं टैग वर्ड पढ़ाया हूं। पिछली बार की महामैराथन भी है, टैग वर्ड भी है, पूरे चैप्टर वाइज एक एक करके एनालिसिस है। लेकिन उसकी अपेक्षा इस बार और थोड़ा से बढ़िया पढ़ाया जा रहा है और बढ़िया से देखा जा रहा है। ठीक है, और भी क्वेश्चन अपग्रेडेड डाल दिए गए इसमें। चलिए
14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत ही सहायता करते हैं। क्या सहायता करते हैं? आपको मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए। अभी कुछ परसेंट तो सही लग रहा है, लेकिन उससे भी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। नेगेटिव। मूल गणित संकल्पनाओं को समझने के लिए, शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने में। बताइए आपका कहां पे परिकलन, ये परिकलन आप देखिए ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब इन दोनों में बताइए तीसरा वाला कि चौथा वाला, अब इसी को बताना आपको। हाँ तीसरा, शब्दों में व्यक्त समस्याओं। अब भैया गणित में शब्द की बात तो आएगी नहीं, शब्दों में व्यक्त समस्याएं वो तो अंग्रेजी में हो सकती है, संस्कृत में हो सकती है, लेकिन गणित में तो अंकों में ना समस्याएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपको निकलेगा? मूल गणित संकल्पनाओं को समझने के लिए। अर्थात यह कब पूछा? 2015 में पूछा सीटेट। कोई भी क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, मैंने पूरे संग्रह को इकट्ठा किया, कुछ छूटेगा नहीं आपको इस चैप्टर के बाद। ये जो भी चैप्टर पढ़ा दूंगा उस चैप्टर के बाद उसमें कुछ छूटने वाला नहीं। देखिए ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर में अभी नीचे मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चंस। क्या कह रहा है 15? निम्नलिखित में से कौन सा खुले अंत वाला प्रश्न है? खुले अंत का मतलब क्या होता है? जिसमें कई तरीके के मुक्त सिरे वाले, मतलब कई तरीके से, जैसे हमको 15 लाना है तो 15 लाना है तो हम कितना, मान लीजिए हमने क्या किया, 14 + 1 कर दिया, 15 + 0 कर दिया, फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो, 13 + 2 कर दिया, 12 + 3 कर दिया, फिर उसके बाद मतलब कई ऑप्शन हो, मुझे कई तरीके से लगाने का आता। जैसे मैं एक ही सवाल को 3 तरीके, 4 तरीके से, 5 तरीके से हल कर सकूं, तो वो कौन सा होता है? खुले सिरे वाला प्रश्न। और जब एक ही सवाल को मैं केवल एक ही तरीके से लगा पाऊं तो बंद सिरे वाला, यानी कि आपका होगा। तो यहां पर आपकी बात होती है। और जब एक को तरीके से ना लगा पाऊं तब कौन सा तरीका होगा? जीरो बेटा लड्डू। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या होगा। जब कई तरीके होते हैं तो खुले सिरे वाला प्रश्न, और जब एक ही तरीके होते तो मुक्त सिरे। यदि आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार कर सकते हैं? तो 15 × 45। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। चलिए, कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका योग 45 हो। सॉरी, कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। गुणनफल का मतलब क्या हो सकता है? आपका 1 गुणे कितना? 45, और कितना? 3 गुणे कितना? 3 गुणे 15, फिर उसके बाद कितना? आपका 5 गुणे 9। समझ रहे कि नहीं? तो कई ठो लिख सकता हूं। तो ये खुले सिरे वाला कि बंद सिरे वाला? खुले सिरे वाला। तो खुले सिरे वाला ये दूसरा वाला विकल्प नजर आ रहा है। फिलहाल अभी और भी देख लेता हूं कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत है। ये देखिए सवाल नंबर ये वाला था, कह रहा संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार में 15 का मान निकाले। गलत हो जाएगा भाई। 15 या 45 ये भी मुक्त सिरे वाला नहीं है, बंद सिरे वाला। अब सवाल नंबर आपकी बात आती है 16, यानी कि उसमें दूसरा सही था। सवाल नंबर 16 की बात आती है, इसमें जरा बताइए। अच्छा सुनिए क्या कह रहा, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से
किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? सबसे पहली बात, क्षेत्रीय भ्रमण। ये एनईपी 2020 इस पर क्या करती है? बल देती है। ठीक। मौखिक परीक्षा, ये तुरंत कोई भी परीक्षा कक्षा को सीखने का सबसे अच्छा तरीका। मैं यहाँ पढ़ा दूं और पढ़ाने के बाद आपसे पूछबे ना करूं तो आप एक्टिव नहीं रहेंगे, और मैं अगर पूछ दूं और थोड़ा से बेइज्जती समारोह कर दूं तो आप एक्टिव रहेंगे। क्या होंगे? एक्टिव रहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नंबर आ जाए। ये यहाँ तो आपकी संख्या है, बाकी आप बड़े हो गए, लेकिन ये एक चीज कहाँ होती थी? कक्षा 10 में, 8 में, 11 में, 9 में, क्योंकि तब उस समय अपने आप को स्मार्ट आप दिखना चाहते हैं किशोरावस्था में। और वह समय क्यों, अगर बेइज्जती की अदालत तो फिर वो मास्टर से बड़ा दुश्मन क्यों धरती पे होना। ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, ड्रिल वर्क क्या होता है? अभी मैंने बताया था कल, जरा बताइए ड्रिल वर्क, याद है किसी को? ड्रिल वर्क मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। छेद करके है ड्रिल कार्यपत्रक। देखिए अभी मैं आपको यहां पढ़ाया हूं, ये रहा, कहां गया? अन्वेषण, विचार करना, चिंतन करना, कहां था भाई ड्रिल वर्क? मौखिक कार्य, गृह कार्य। अब देखिए आप वहां ड्रिल वर्क की वजह से क्या कर रहे थे? उसको नेगेटिव काट रहे थे, लेकिन यहां क्या होगा? देखिए पॉजिटिव शब्द है कि नहीं? अभ्यास करना। अब गणित की मजबूती बनाने के लिए आपको बार बार अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन शिक्षक को ज्यादा अभ्यास करने के लिए नहीं देना प्रश्न है, ये निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बात हो कि आपको गणित मजबूत करना है तो ड्रिल वर्क करना होगा, छेद करना, यानी कि खोपड़ी में छेद करना। किसके? प्रश्न के खोपड़ी में, ना पेपरवर्क खोपड़ी में छेद कर दे, पेपरवर्क में छेद कर रहा। ठीक है। तो यहाँ ड्रिल वर्क मतलब अभ्यास करना। अब मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक। अब बताइए कौन सा सही हुआ? कौन सा सही हो गया इसमें? कौन सा सही हो गया भैया? क्षेत्रीय भ्रमण सही है, मौखिक परीक्षा सही है, ड्रिल कार्यपत्रक। अब हिंदी बताइए ड्रिल कार्यपत्रक की। अभ्यास, अभ्यास। ठीक। बार बार दोहराना। कार्यपत्रक मतलब बार बार आपको दोहराना। एक पेज आपका कितने समय में खत्म हो जाए? अगर आप पढ़ रहे हैं एक पेज या एक पेपर, वो जो हम लोग गणित पढ़ते थे तो उस समय आपको बता दें कि जब हम लोग पढ़ते थे तो 20 रुपया का इतना मोटा रफ आता था 2011-12 में। लेकिन वह रफ जो है एक हफ्ता ज्यादा चल गया तो यानी कि आप गणित नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2011 में जो आपका चल रहा था, अगर बात की जाए तो उस समय जानते 6 किताब थी गणित की, 6 किताब थी 12 में। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा कि ज्यादा अभ्यास करना, इसी को हम ड्रिल वर्क कहते हैं। चलिए अगर ये वाला समझ में आ गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि सवाल नंबर क्या कह रहा है। सवाल नंबर आपका क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। कह रहा कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिसमें पेन, रबर और शार्पनर संग्रह था। मतलब पेन भी था, रबर भी था, शार्पनर। अच्छा शार्पनर अब जानते हैं ना आप लोग, हम लोग के जमाने में
कटर नहीं हुआ करता था, ब्लेड हुआ करता था। और ब्लेड होता था और वो कहाँ से मिलता था? जब नौवा के दुकनिया के बगलिया उगलिया में गिरा होता था, उसी को जाके हम लोग बीन के उठा के लाते थे और उसी से काटते थे। आज तो लड़के कहेंगे शार्पनर चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोग तो अंग्रेजी भाई इस समय पूरा चरमोत्कर्ष पे है। तो फिलहाल आपको बता दें, पेन, रबर और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा, मतलब एक सीधी रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबर और 3 शार्पनर है। तो आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत या किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? अमूर्त और असंगत क्रम सिद्धांत पर। अमूर्त, एक कक्षा के विद्यार्थी को एक सभी वस्तुओं को गणना करने के लिए कहा गया। अमूर्त मतलब बिना देखे, ठीक। और असंगत क्रम सिद्धांत की कहां कौन रखल। दूसरी चीज, स्थिर क्रम अमूर्तन सिद्धांत, मतलब क्रम स्थिर है लेकिन अमूर्तन सिद्धांत बिना देखे। फिर आपको एकाएकी सिद्धांत, अमूर्तन सिद्धांत, कौन सा सही होगा? एकाएकी की बात होगी। और एकाएकी मतलब क्या होगा? हाँ, एकाएकी का मतलब होता है एक ही क्षेत्र में सीमित क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो सीमित क्षेत्र की बात होगी, ये एकाएकी ही होगा, ठीक है। देख लेते हैं, और वही कक्षा 1 का बच्चा। कुछ बच्चे को तो जो आज गरीबी से जूझ रहे बच्चे हैं, वहां तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि आपको बता दूं, अभी मेरे यहाँ एक मित्र मिले मुझसे, बिहार में उनकी ज्वाइनिंग हुई। कहा कि सर जी, जो हम जहाँ ज्वाइनिंग किए हैं वहाँ जो वो स्कूल है, वहाँ तो खाली एकदम पूरा हौदी बांधी गई, रखी गई, मतलब गाय गोरू बांधा गया कि वहाँ विद्यालय मतलब एकदम ना के बराबर है। और वहाँ के बच्चे, गरीबी इतनी है कि वहाँ प्राइमरी में जो पढ़ने जाते हैं बच्चे, कुछ ऐसे, वो बेचारे केवल अपना भोजन खाने के लिए, उचित भोजन मिल जाए उनको, इसलिए वहां जाते हैं। इतनी गरीबी, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन, तो उनको हम बिना शार्पनर दिखाए जान पाएगा वो शार्पनर क्या होता? प्राइमरी का बच्चा जान पाएगा? कतई नहीं। अभी तो जेकर लड़का ए फॉर एप्पल जाना था, बैग टाई बेटा जुल्ट होके जा, तो वो न जान पाएगा। लेकिन हमें अगर देखा जाए तो जो, चलिए आप इसको पढ़िए। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? वांछनीय और अवांछनीय शब्द समझ रहे हैं? वांछनीय का मतलब पालन करना चाहिए और अवांछनीय का मतलब पालन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बताइए तो क्या होगा? गणित शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? कौन सा सही होगा, जरा इसके बारे में बताइए। चौथा वाला? अच्छा, समझ में आ रही बात। तो चौथा वाला, जहां प्रोत्साहित शब्द देख रहे हैं, खट से मार के चले आइए। देखिए, प्रोत्साहित शब्द 100% सही है, इसी वजह से आपने देखते ही मार लिया कि चौथा सर जी सही है, ठीक है। फिलहाल एक बार पढ़ लेते हैं। खुली पुस्तक परीक्षा से बचाना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा से बचाना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा का मतलब मौखिक, तो आप उससे बचना चाहिए? नहीं, उससे नहीं बचना चाहिए। विद्यार्थी को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। निर्धारित कदम ही नहीं, निर्धारित ना हो, वो उसका जितना मन कहे उतना अनुसरण करे। आगे क्या कह रहा? भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। बचना चाहिए नहीं,
आपको क्या, संकल्पनाओं को अंतर्दर्शी समझ, मतलब स्वयं की अंदर समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब जैसे आप लोग कहते हैं सर जी हमारा गणित एकदम कमजोर है, हम कहते नहीं बहुत कठिन, तब तो अंतर्दर्शी आपकी समझ क्या हो जाएगी, कमजोर होगी। मन के हारे हार है और मन के जीते। कभी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं आप, कुछ डॉक्टर जो झोला छाप होते हैं वो इतना हड़का दी हैं कि आदमी वैसा आधा मर जाता है। और कुछ डॉक्टर क्या करते हैं बेचारे, अरे आपको हुआ क्या, आप तो ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। और जब आधा डॉक्टर साहब कर रहे हैं चाहे कोई दिक्कत थोड़ी ना, तो ऑटोमेटिक आपके चेहरे खिल जाते हैं। कभी आप जिस दिन पेशेंट को ले जाएं खूब सीरियस हो, उसके बिहान भर तीसरे दिन आपका पेशेंट ठीक हो गया हो और उसके बाद घर लाइए, तो जो चेहरे पे चमक आपकी तब रहेगी, और जिस दिन ले जाएंगे उस दिन वो चमक रहेगी, उस दिन तो आपको रात भर नींद नहीं आएगी और फोन पे फोन रिश्तेदारों को आना शुरू हो जाए। तो ये वही है कि मन के हार जाएंगे आप, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आपको क्या करना है, यही कह रहा कि संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कौन सा है, ये पॉजिटिव। चलिए अगर ये वाला हो गया तो सवाल नंबर ये 19 है। 19 में फिलहाल 2 क्वेश्चन इधर है, उधर से भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 का आपका बताइए, सीटेट 2018 में पूछा गया है। सीटेट 2018 में पूछा गया, जरा इसको बता दीजिए। चलिए आपको मैं अभी 2 प्रश्न ये यहाँ है और 3 तो यहाँ, एक उधर होगा। गणित की कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न को प्रस्तुत किए। क्या किया, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगी जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। यह सिंपल क्वेश्चन है, 2 डायमेंशन फिगर प्राइमरी लेवल के लिए आपके लिए क्या है, थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा। उन संख्याओं का समुच्चय का मतलब सेट, संग्रह ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक और बहुलक, यह भी हाई लेवल का है। 9th वगैरह 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। अब थोड़ा सा इसके बारे में देखें, अगला क्या है, इसके बाद यह भी देख लिया जाता है। अच्छा, इसमें कूट दिया हुआ है, यह भी ध्यान में दीजिए। तो क्या कह रहा है, आयत के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है बताइए। कूट, ए बंद सिरे वाला प्रश्न, बी सी डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। तो आपका ए बंद सिरे वाला प्रश्न है। देखिए कहां से, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, परिमाप 30 सेंटीमीटर। ये तो ठीक है। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसका माध्यक 8 है। तो ये क्या बंद सिरे वाला, खुले सिरे वाला, आपका खुले सिरे वाला है, ये भी तो बंद सिरे वाला। तो पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा का क्या कह रहा है, देखिए ये सीटेट का यही सबसे बड़ा समस्या है। डिजिटल बोर्ड ना हो तो फिर सीटेट आप पढ़ा नहीं पाएंगे। कारण यही है कि सभी प्रश्नों को दिखाना आपको। ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं, जबकि बी व डी मुक्त सिरे वाले। तो बी फिर आप जान रहे हैं बंद सिरे वाला प्रश्न है। तीसरा क्या कह रहा है, ए बी बंद सिरे वाले प्रश्न है, जबकि सी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न। ए बी बंद सिरे वाले हैं, यह बात तो सही है, लेकिन सी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है क्या? तो सी भी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है क्या? देखिए 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्या, मुक्त सिरे वाला है। बाध्य है कि 0 से 8 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक, उसके अलावा है, तो ये भी तो बंद सिरे वाला प्रश्न है। तो यानी कि ये भी गलत हो गया।
आप देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी बंद सिरे वाले प्रश्न है जबकि डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। तो इसमें क्या कर रहा है, डी को तीनों बंद सिरे वाले थे। आयत के बारे में आप जो भी गणितीय जानकारी है बताइए, आयत के बारे में क्या जानते हैं? खुला है आपको, बता दीजिए कुछ भी, जो भी आपको आ रहा है बता दीजिए। मुक्त सिरे वाला होगा, तो यानी कि कौन सा सही नजर आ रहा है? चौथा वाला विकल्प। क्लियर है? कोई दिक्कत कलर में? क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित है? प्रारंभिक संख्या संकल्पना मतलब एकदम शुरुआत। देखिए सीटेट जुलाई 2019 में पूछा है, बताइए जरा इसके बारे में। प्रारंभिक शुरुआत क्या सही है इसकी बता दीजिए। हाँ बताइए, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? देखिए निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? मापन किया जा सकता है, वर्ग समावेश किया जा सकता है, अलग अलग भागों में विभाजित किया जा सकता है कि कौन भाज्य है कौन अभाज्य है, कौन सम है कौन विषम है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। संरक्षण क्या होता है? बचा के रखा जाए, ये नहीं है। ठीक, तो कौन सा गलत हो जाएगा? ये वाला। हाँ मतलब संबंधित नहीं है तो ये वाला। आप अगला देख लीजिए भैया। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? प्रभावी बनाना है और उसकी विशेषता नहीं, बताइए। प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना नहीं है। ये प्रतिदिन के अनुभव को स्थापित करना, कुछ ना कुछ डेली सीखते हैं आप। दूसरा, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग। एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम का प्रयोग मतलब विभिन्न तरीके से, एक ही प्रश्न है उसको कई तरीके से कराया जाए। बात सही है? आगे देखिए, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन। कठोरता से पालन नेगेटिव पॉइंट है, नहीं कह रहा है तो नहीं पे आइए। अगला क्या, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप पर केंद्रित होना। अब देखिए दोनों में आपका फंसा रहा है, बताइए कौन सा है? कौन सा नहीं है? तो कठोरता से पालन तीसरा वाला आपका सही। क्लियर है ना? चलिए 21 नंबर के बाद 22 नंबर, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होना संभावना न्यूनतम है? तो जरा बताएं, होना न्यूनतम मतलब नेगेटिव, समझ में आ रही बात की नहीं? किसकी संभावना होना न्यूनतम है? क्या है? मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। जाहिर सी बात है, मूल्यांकन करेंगे तो छात्र के विश्वास को आप जानेंगे कि वो कैसा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। छात्रों के गलत उत्तरों को के पूरे हल देना। आपको बता दूं क्या कह रहा है, गणित शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम होती है? मतलब आपके कि बार बार छात्र गलती करे और बार बार आप समझाएं, क्या ये संभव है? एक बार, दो बार, तीन बार। अब बताइए एकदम लगातार आप छात्र गलती करते जाए और हम लोग बार बार समझाए हैं, हर बार समझाएं, संभव है? सिलेबस भी तो पूरा करना है। तो यहाँ हाँ सुनिए, अभी आपको बच्चे के लिए सिलेबस तो पूरा नहीं होता, ये भी बात सही है। छात्रों के गलत उत्तर के पूरे हल देना, सबकी एक एक कॉपियों पे आप हल दे पाएंगे? संभव है? जैसे आप टेस्ट लिए या कुछ भी पूछे तो सबके उत्तरों का एक एक का हल दे पाएंगे? आप वही करते हैं, संभावना किसकी? क्या सबके कॉपी पे सबका हल उत्तर लगा सकती हैं आप?
नहीं। और उसके बाद प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, तो बात सही है कि जैसे जैसे आप प्रतिपुष्टि करेगा कोई, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी। मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, समझ में आ रही है? मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन, जो मूल्यांकन करेंगे उसके प्रयोग से शिक्षण में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। किसकी संभावना कम होती है? कि किसी भी छात्र के सभी छात्रों की कॉपियों को लिखना हमारे बस की बात नहीं। ठीक, चलिए। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। देखिए, ये तो सबसे आपका उच्चतर पढ़ाई और रोजगार नेगेटिव पॉइंट। प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहित करना नेगेटिव। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना। ठीक, परिकलन में परिशुद्धि को विकसित करना। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव देखते ही मार देंगे। देखिए, एक आध दो क्वेश्चन आपको टफ आएंगे तो उससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं। ठीक, एक आध दो क्वेश्चन नहीं तो देखते ही आप देखेंगे इतना नेगेटिव पॉइंट देख लेंगे कि आप उसके बाद आपके पास 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं 25 में। ठीक, ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से बंद सिरे वाले प्रश्न हैं? ये आपको ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाओ जो 3 अंकों वाली संख्याएं हो, उनके दहाई अंक के स्थान पर 5 हो। बहुत ऐसी संख्या हो सकती है। ठीक, ये भी खुले सिरे वाला। ऐसी 5 संख्याओं के 2 समूह की सूची बनाओ जिनका योग कितना हो? 50 हो। ऐसी 5 संख्याओं के समूह, ये अभी खुली है। ठीक, 78, 178 और 84 के बीच 5 पूर्ण संख्याओं को लिखे। तो ये बधा हुआ, यानी कि बीचे किया। और ऐसी आकृति बनाओ जिसकी भुजाओं का योग 36 हो। तो ये तो बहुत बनाया जा सकता है। कौन सा बधा हुआ है? तीसरा। आखिरी सवाल, एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को क्या परामर्श देंगे? ठीक है, वर्ष के अंत में बच्चे के लिए औपचारिक कक्षाओं की योजना तैयार करना, अभिभावक को परामर्श देना कि वह बच्चे को घर पर ट्यूशन पढ़ाए। गलत, ये तो एकदम ट्यूशन पढ़ाना। और अभिभावक, अभी आप बच्चा मार कर देती ना कि अभिभावक को बुला के हम दे देंगे, नहीं ना, ट्यूशन की बात करेंगे। आपका मामला आप निपटाइए, प्रिंसिपल साहब को नहीं आप बुला सकते, ना आप गार्जियन को बुला सकते। तो तीसरा क्या? बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक से अधिक पुस्तक उपलब्ध कराएं। अभी देख लीजिए अगला, बच्चों को उनके अवधारणा और कार्यविधि ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करना। यही चौथा वाला सही। अभी आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी। देखिए, इसके विकल्प भी वहीं मिल जाएंगे, 25 क्वेश्चन के अर्थ भी वहीं आपके मिल जाएंगे। और आपका ये 4 से 5 पेज जो भी होगा, ठीक है, इसका